हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। इस समय कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के जो पेपर रहे हैं इंग्लिश के, उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो कक्षा 10 में 2020 में जो ट्रांसलेशन आए थे, उन ट्रांसलेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये ट्रांसलेशन में एक ये भी आया था आपका, ये जो आपके सामने यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है, ये 2020 का पेपर है। कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय में ये प्रश्न आपके सामने आया था अनुवाद का, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है, और शब्द को अगर हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो एक अर्थ देता है। और ये जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप टेंस से, कर्ता क्रिया कर्म की पहचान से परिचित होंगे। तो यहाँ इसी चीज की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं उसमें बच्चे काफी नर्वस हो जाते हैं। उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको हमें बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इस चीज के बारे में यहाँ देखने की कोशिश करिए। तो लेट्स बिगिन। जैसे यहाँ आया है पहला एक अनुवाद, मैंने लिखा भी यहाँ पे, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। अब इसमें आपके देखेंगे कि कर्ता कौन है, यहाँ पर प्रयागराज कौन है, प्रयागराज। प्रयागराज आपका दिया गया इज है एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। अब यहाँ पर एक नंबर 2 पे आपका ये हो गया, नंबर 3 पर एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर, तो एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। तो यहाँ पर एन हिस्टोरिकल सिटी, एन क्यों लग गया भाई? क्योंकि प्राचीन की अंग्रेजी क्या होती है, एंशिएंट, फिर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, सिटी नगर। तो ये आपका हो गया कि प्रयागराज इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। तो ईद के बाद, क्योंकि है की अंग्रेजी है कि क्या हो रही है, ईद किसके अनुसार, प्रयागराज की। तो प्रयागराज आपका एक शहर का नाम है, एक वचन में है ईद। इसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट जो आपको रखना है एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। ओके, अगला देखिए, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आप कहेंगे इसका, इट्स। अब इट्स हो गया, तो इट्स के साथ आपको देखना क्या है, किस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है, इट्स क्या है, इट्स किस तरफ संकेत, इसका क्या इतिहास। तो इट्स हिस्ट्री जो रही है, हिस्ट्री इट्स हिस्ट्री इज कैसा रहा है, ग्लोरियस। तो इट्स हिस्ट्री जो आपका ग्लोरियस रहा है, इस तरफ हमें अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि ये जो ग्लोरियस रहा है, इसका किसकी तरफ दिखा रहा है, इसका इतिहास, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो किसका, इसका का मतलब इट्स, किसका, इस प्रयागराज का। तो इसको लिखेंगे इट्स हिस्ट्री, इसका इतिहास, इज माने है या रहा है, ग्लोरियस शानदार, ग्रैंडियर भी होता है, स्प्लेंडर भी होता है, तमाम मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। मैंने बताया किसी चीज का होना या ना होना के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, देयर का। यह संख्या आता है तो देयर का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो अब आप फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे क्या, मैंने बताया देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कब किया जाता है, जब संख्या हो या किसी चीज का होना या ना होना। तो दिखाया गया किसी चीज का होना, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो अब आपको क्या देखना है, तो यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो अब यहाँ पर देयर इज, क्या करेंगे, देयर इज। अब देयर इज जानते हैं कि वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी चीज का होना या ना होना या संख्या दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। तो देयर इज है क्या भाई, क्या है, संगम है। तो अभी संगम है, तो संगम की अंग्रेजी आपकी क्या लिखी जाएगी, आपका यहां दिया गया है तो वो तो छोड़िए, तो लास्ट पे जाएगा। अब देयर इज क्या, द कन्फ्लुएंस, देयर इज कन्फ्लुएंस कर दो, कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, संगम। अब देखिए का की अंग्रेजी में बार बार बताता हूं उल्टा चलता है। यहां पर आपका गंगा यमुना का संगम, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो यहां द कन्फ्लुएंस कर सकते हैं, द लगाना हो तो लगा दीजिए आप यहां पर, द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा
एंड यमुना। ओके, तो अब यहां पे देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना। अब आपका ये सेंटेंस पूर्ण हुआ। अब देखिए हेयर यहां पे छूटा हुआ है, तो आप यहां पे हेयर आप लगा दो, यहां। समझ में आई बात? अब आपका क्या है, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है यहां पर। तो अब यहां भी किसी चीज का होना या ना होना दर्शाया जा रहा है, तो देयर से शुरुआत करो। देयर इज क्या है, देयर इज क्या है भाई, देयर इज के बाद आपका देखना है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय को क्या करते हैं, हाई कोर्ट। तो देयर इज हो गया द हाई कोर्ट ऑफ देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ किसका। अब हर राज्य के हाई कोर्ट अलग अलग होते हैं, तो यहां किसका दिखाया गया, उत्तर। कहा कि अंग्रेजी में बार बार बताता हूं उल्टा चलता है। जैसे यहां पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो हाई कोर्ट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। समझ में? तो ये समझने की बात आपके सामने है कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को समझना है, अब परीक्षा में किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो जब तक हम कर्ता को, क्रिया को, कर्म को नहीं समझेंगे, तब तक परीक्षा में हम अच्छे सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको नेक्स्ट पेपर के बारे में आपको बताने चल रहे हैं यहाँ पर, जो अगला पूछा होगा। ठीक है, तो अगला क्या पूछा हमें इस चीज। हाँ तो प्यारे बच्चों, 2020 का अगला पेपर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस अगले सेट में क्या दिया है। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस है आपका है, तो उसी प्रकार से हम बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता क्या है। ईएमआर के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। तो अब यहाँ पर हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। कौन कर रहा है, हमारा देश। करता हो गया तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री इज डेवलपिंग कर देंगे आप, या प्रोग्रेसिंग भी होता है। अब कैसे कर रहा है, क्योंकि आपने करता रखा, इज रखा, तो मुख्य क्रिया में आईएनजी करोगे, यही कंटिन्यूअस का नियम है। अब तेजी से कर रहा है तो एडवर्ब बना दो यहाँ पे रैपिडली या फास्टली। ओके, यह एक प्रगतिशील देश है। तो कौन है, यह मतलब कौन, हमारा भारत। तो दिस इज अ प्रोग्रेसिव PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव कंट्री, यानी हमारा देश प्रगतिशील देश कहा जाता है, जो प्रगति के मार्ग पे चल रहा हो, अभी फुल्ली डेवलपमेंट ना हुआ हो, तो ये प्रगतिशील है। ओके, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। कौन है बड़ी समस्या हमारी, ये बढ़ती हुई ये आपकी जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, ये क्या है, दो बड़ी प्रॉब्लम है। तो कौन है ये प्रॉब्लम है, ये पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन, ठीक है, एंड बढ़ती कीमतें यानी प्राइस राइजेस, ठीक है, जो कीमतें बढ़ रही हैं। ये दोनों चीजें हो गया, पॉपुलेशन हो गया, प्राइस राइजेस हो गया, तो ये बहुवचन में हो गया। आर है क्या है, बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम। ये दो समस्या है। तो कहने का मतलब क्या है, आप सब पहचानने की कोशिश करो कि हमें रखना किसे है। कौन है भाई, ये जनसंख्या और बढ़ती कीमतें क्या है बड़ी समस्या है। तो कौन के उत्तर में आप जो मिल रहा है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और बढ़ती ये जो प्राइस राइजेज है, ये दोनों चीजें दो हो गई। तो क्या हो गया, आर, बिग माने बड़ी, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं हैं। फिर आप क्या अगला है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में आप देखते हो कि पहला वाक्य जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाते हैं, और दूसरा वाक्य फ्यूचर में। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरी में अगर कोई आ गया तो वहां कैन कुड में माइट हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इफ शर्त हो गया, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ वी कंट्रोल देम माने किसको भाई, देम माने किसको, पॉपुलेशन को और बढ़ती कीमतों को।
कंट्रोल देम, तब तो क्या होगा? तो की अंग्रेजी इफ के साथ तो की अंग्रेजी क्या लिखते हो? कमाल। तो हमारा देश महान बन सकता है। तो वी कैन मेक आवर, अब यहां पे अब बनाने वाला कौन होगा? हम ही बनाने वाले होंगे। तो वी कैन मेक आवर कंट्री ग्रेट, ऐसे। तो हमारा देश महान बन सकता है, मतलब हम बना सकते हैं। तो वी कैन मेक आवर कंट्री COUNTRY ग्रेट बना सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन की जो विधियां हैं उसको समझने की कोशिश करो कि हमें रखना क्या है। हमारा देश महान बन सकता है, तो बन सकता है क्या हो गया? इस श्योरली बन सकता है, कैन लगाइए, में मत लगाइए, संभावना मत व्यक्त करिए, हमारा देश निश्चित बनेगा महान। तो यहाँ कैन का प्रयोग करिए। कौन बना सकता है? हम बना सकते हैं। तो वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, और कंट्री क्या बना सकते हैं? ग्रेट बना सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों को समझना है और हमें अच्छी तरीके से परीक्षाओं में आपको नर्वस नहीं होना है, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है और एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सारे पेपर्स की सिलेबस को समझना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, किस प्रकार से नहीं पूछ रहा है, पहले आप समझने की कोशिश करो। किस प्रश्न पर कौन सा किस नंबर पर कौन सा प्रश्न आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, अब हमें करना क्या है, पहले अपने सिलेबस को समझो अच्छी तरीके से, अगर आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हो तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।